हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एफर्टलेस लर्निंग चैनल। आज हम कक्षा 10 विषय साइंस का चैप्टर 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है धातु और अधातु। इंग्लिश में हम बोलेंगे मेटल और नॉन मेटल। तो सबसे पहले हम धातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में जानेंगे। जो धातु होता है उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, सभी धातुएं चमकीले होते हैं। और जो अधातु है, अधातु में कोई चमक नहीं होता। जैसे कि सोना चांदी बहुत चमकते हैं तो उसे हम धातु कैटेगरी में रखेंगे। और जैसे कोयला हो गया तो वो क्या हो गया, वो अधातु हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी धातुएं उष्मा और विद्युत के सुचालक होती हैं। जो धातुएं होती हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के सुचालक होते हैं, जबकि अधातु उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। इसमें एक अपवाद भी है। जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है, वो विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, धातु कठोर होती है और अधातु अक्सर भंगुर होते हैं। भंगुर मीन्स है, जैसे कोयला होता है, देखने में वो बहुत ही सख्त दिखता है, बाहर से तो दिखता है कि ठोस है, कठोर है, लेकिन वो होता क्या है, अगर उस पर प्रहार किया जाए तो वो आसानी से टूट जाता है, तो उसको हम कहते हैं भंगुर। नेक्स्ट पॉइंट है, सामान्य ताप पर धातु ठोस अवस्था में पाई जाती है। ये हम धातु में देखेंगे कि ये ठोस पाई तो जाती है, लेकिन इसमें लिथियम, सोडियम और पोटासियम भी एक मतलब ये तीनों ऐसी तत्व हैं जो कि मुलायम होते हैं। अधातु में देखेंगे, सामान्य ताप पर अधातु गैस या ठोस अवस्था में पाई जाती है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, धातु को जब हथौड़े से पीटा जाता है तो ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी साउंड आता है उसमें से, जब धातु पे हम प्रहार करते हैं तो। लेकिन अगर अधातु में हम प्रहार करते हैं, पीटते हैं, तो क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है और वो टूट भी जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, धातु के क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होते हैं, जबकि अधातु के गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। अब हम धातु के एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट है हमारा सोडियम, सेकंड लोहा, तांबा, पोटासियम। नेक्स्ट अधातु का एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि। ओके। पहले हमने धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म को पढ़ा। अब हम धातुओं के रासायनिक गुणधर्म को पढ़ेंगे। यहाँ पर धातुओं के रासायनिक गुणधर्म का मतलब है कोई भी धातु किसी भी चीज से अभिक्रिया करके क्या उत्पाद बनाती है। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है वो है वायु के साथ अभिक्रिया। जो धातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे कॉपर प्लस ऑक्सीजन क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। सेकेंड पॉइंट है हमारा जल के साथ अभिक्रिया। इसमें हम देखेंगे धातु और जल मिलकर धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। और सेकेंड है धातु ऑक्साइड और जल जब मिलते हैं तो धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो है, जो अधिक सक्रिय की मतलब क्रियाशील धातु होगा वो हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है, और जो कम क्रियाशील धातु होते हैं वो धातु ऑक्साइड बनाते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे Na, सोडियम जो होता है वो अधिक क्रियाशील धातु है, तो वो क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। ओके। और जैसे यहाँ पे Fe मतलब लोहा यानी आयरन। आयरन जो होता है वो मध्यम क्रियाशील होता है, तो इसका उत्पाद जो हमेशा होता है वो होता है धातु ऑक्साइड में आता है। जैसे यहाँ पे बना है आयरन ऑक्साइड में बना है हमारा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अधिक क्रियाशील होगा तो हाइड्रो ऑक्साइड होगा, कम क्रियाशील होगा तो धातु ऑक्साइड हो जाएगा। ओके। उसके बाद हम देखेंगे थर्ड पॉइंट, धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। इसका अंदर हम देखेंगे कि धातु और जब तनु अम्ल, इसका मतलब है जब जल की मात्रा अधिक हो, अम्ल में जल की मात्रा अधिक होने को ही तनु अम्ल कहते हैं। तो क्या बनता है, लवण प्लस हाइड्रोजन बनता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पे है आयरन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, आयरन क्लोराइड बनाते हैं और साथ में H2 गैस प्रदान करते हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि जब अगर अम्ल की मात्रा अगर हम इसमें बढ़ा देंगे तो वो क्या होगा, ज्वलनशील हो जाएगा, वहाँ चारों तरफ आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए इसमें हम तनु अम्ल का प्रयोग करते हैं। लास्ट हमारा इसमें है फोर्थ पॉइंट है धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। इसमें हम देखेंगे धातु A प्लस लवण विलयन
जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण विलयन A प्लस धातु B बन जाते हैं। तो इसमें क्या हुआ है, जो धातु A है उसने B धातु को उसी के विलयन से विस्थापित कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ देखेंगे, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट ने क्या बनाया है, यहाँ पे आयरन सल्फेट प्लस कॉपर कर दिया, यानी लोहा ने कॉपर सल्फेट को उसी के विलयन से अलग कर दिया है, कॉपर को अलग कर दिया है और साथ में क्या बना लिया है, लोहा यानी आयरन सल्फेट बना दिया है। ओके, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म का 5वां जो पॉइंट है वो है धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। इसके अंदर हम देखेंगे तत्वों का अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। तो इसको पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति होता क्या है। आपने 9th क्लास में अष्टक नियम पढ़ा होगा, अगर आपको याद नहीं है तो मैं बताती हूँ। जैसे यहाँ पर है NaCl यानी सोडियम है और क्लोरीन है, तो यहाँ पर सोडियम एक धातु है और क्लोरीन एक अधातु है और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, Na की 11 और क्लोरीन की होती है 17। किसी भी तत्व में जो फर्स्ट कोष होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे कोष में 8 होते हैं। यहाँ पे 8 और 2 कितने हो गए, 10 हो गए और इनकी परमाणु संख्या कितनी थी, सोडियम की 11। 11 में से जब हमने 10 माइनस किया तो हमारे पास क्या बचा, 1। तो जो सोडियम का जो बाहरी कोष हो गया, तीसरा नंबर पे जो है कोष, उसमें कितना हो गया इलेक्ट्रॉन, 1 हो गया। अब इधर देखते हैं हम, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है। पहले कोष में किसी भी तत्व में 2 ही होता है, चाहे वो कोई भी हो, और फिर दूसरे में 8 होता है। 2 और 8 हमने जब प्लस किया तो कितना हो गया, 10 हो गया। और 17 में से जब हमने 10 माइनस किया तो हमारे पास कितना बचा, 7 बचा, यानी थर्ड कोष में 7 इलेक्ट्रॉन बचे। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसमें भी पूर्ण नहीं है, 8 नहीं है और इसमें भी 8 नहीं है। तो अब क्या करेंगे, ये दोनों आपस में साझेदारी करेंगे। ओके, और सोडियम को कितना चाहिए, 7 चाहिए और इसको 1 चाहिए। तो अगर ये इसको 1 दे रहा है तो इसका भी पूरा लास्ट में कितना बचेगा, 8 हो जाएगा और इसका भी, ये जब इसको 1 दे देगा ये भी 8 हो जाएगा। तो यानी ये क्या हो जाएंगे, कोष को पूर्ण कर लेंगे दोनों जने। तो यहाँ पर संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति इसी को कहते हैं। फिर है धातु संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं। जैसे ये धातु है, सोडियम धातु है, इसने अपना 1 इसको दे दिया अधातु को, तो क्या बनाया, धनायन बनाया। ओके, और ये अधातु है क्लोरीन, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन 1 ग्रहण कर लिया, 1 प्लस कर लिया, ग्रहण कर लिया, लेकिन इसने क्या बनाया, ऋण आयन बनाया। ओके, तो ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा बनते हैं उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है ना, तो इन्हीं को हम आयनिक यौगिक कहते हैं। ओके, आयनिक यौगिक के गुणधर्म, इसमें है फर्स्ट भौतिक प्रकृति होती है, यह ठोस, कठोर और भंगुर होते हैं, यानी देखने में तो सख्त दिखते हैं, ठोस दिखते हैं, लेकिन वो आसानी से टूट जाते हैं। भंगुर मतलब ये होता है। सेकंड है गलनांक एवं क्वथनांक अधिक होते हैं। थर्ड पॉइंट है घुलनशीलता, जल में तो ये घुलनशील होते हैं, लेकिन पेट्रोल और जो केरोसिन होता है वो अघुलनशील होता है, वो घुलते नहीं हैं। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है विद्युत की चालकता, आयनिक यौगिक जलीय विलयन और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में विद्युत को चालन नहीं करते हैं। यानी ये सॉलिड फॉर्म में होगा तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो उसका चालन नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो जलीय होगा और गलित रूप में होगा तो वहाँ पर विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का चालन करेगा। ओके, तो ये हमारे हो गए आयनिक यौगिक के गुणधर्म। धातुओं का ऑक्सीजन से अभिक्रिया, इसका मतलब है धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया दिखाती है। जैसे कि Na यानी सोडियम और K यानी पोटेशियम वायु में अचानक से आग पकड़ सकता है, इसीलिए उससे बचने के लिए हम जो केरोसिन तेल होता है उसमें इनको डुबो के रखते हैं। सेकंड पॉइंट है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और Pb, इन धातुओं पर क्या होता है, ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है और ये बहुत धीमे धीमे होता है। सेकंड पॉइंट है Fe यानी
Fe मतलब आयरन। वायु में गर्म करने पर अभिक्रिया नहीं करते, लेकिन लोहा चूर्ण तेजी से जलने लगते हैं। यानी अब आपने देखा होगा लोहा को हम गर्म करते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं होती, लेकिन उसके पाउडर को अगर हम जलाते हैं तो वो बहुत तेजी से जल जाता है। नेक्स्ट है CO यानी कॉपर पर वायु की उपस्थिति में काले रंग की परत चढ़ जाती है। लास्ट पॉइंट है Ag और Au यानी सोना और चांदी वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ओके, अब हम देखेंगे धातुओं का जल से अभिक्रिया। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो धातुएं अलग अलग होती हैं वो अलग अलग तरीके से अभिक्रिया करती हुई नजर आती है। जैसे कि यहाँ पे है Na, K और Ca यानी सोडियम, पोटासियम और जो कैल्शियम है वो ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करती है, जबकि एल्युमिनियम और Fe यानी आयरन और जिंक, Zn मतलब जिंक, वो क्या करता है, वो जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करता है। आपने अपने घरों में भी देखा होगा जो एल्युमिनियम या लोहे वोहे का सामान होता है वो हमेशा आर्द्रता के संपर्क में आते ही अभिक्रिया कर देता है, उसका कलर बदल जाता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। फिर है हमारा Au, Ag, Cu और Pb जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। क्यों? आपने देखा होगा Au यानी गोल्ड या सिल्वर, Ag मतलब सिल्वर। तो आपने कभी देखा है कि आपने सोना चांदी के जेवर पहने हैं तो उस पर जब पानी पड़ता है तो उस पर कोई रिएक्शन देखने को मिले? नहीं, तो वो अभिक्रिया नहीं करते हैं। लास्ट पॉइंट है Ca और Mg। Ca मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम अभिक्रिया के दौरान जल की सतह पर आ जाते हैं, क्योंकि उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले Ca मैग्नीशियम सतह पर चिपक जाती है। क्या होता है, जब कैल्शियम और मैग्नीशियम जब अभिक्रिया करते हैं जल के साथ तो उसमें जो हाइड्रोजन गैस होता है उनके ऊपर चिपक जाती है, जिससे वो क्या होती है, धीरे धीरे नीचे आके बैठने लगते हैं और उसकी सतह पे चिपक जाते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है सक्रियता श्रेणी। वह सारणी जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। जैसे यहाँ पे है तत्वों के नाम, संकेत और ट्रिक है। इसके अंदर हम देखेंगे नंबर फर्स्ट पे है पोटासियम है और ये सबसे अधिक क्रियाशील तत्व होता है। और जैसे जैसे इन तत्वों की क्रियाशीलता घटती है इनके जो क्रम है वो घटते जाते हैं, नीचे की तरफ घट जाते हैं। और ये है संकेत, जैसे पोटासियम का है K, सोडियम का N है। ओके, अब ट्रिक देखते हैं। जो फर्स्ट ट्रिक है काना का मामा आया, हमें इतना याद रखना है, इससे हमें अधिक क्रियाशीलता वाले तत्व याद हो जाएंगे। K से हमारा होता है पोटासियम, Na से हमारा होता है सोडियम, K से हमारा बना कैल्शियम, M से बना मैग्नीशियम और आया का A फर्स्ट लेटर हमने लिया तो इससे बना एल्युमिनियम। सेकेंड ट्रिक है जिन मूवी में आयरन मैन लीड हीरो कॉप है, जिन का हमने आगे C लगा दिया तो क्या बन गया, जिंक बन गया। फिर है आयरन मैन, आयरन का सिर्फ आयरन यहाँ रहेगा, लीड का सेम एज इट इज़ लीड है। और H से हमने बनाया हाइड्रोजन, कॉप का कॉपर, और यहाँ पे H को हमने Hg माना है तो यहाँ H लेंगे तो Hg याद करेंगे तो क्या बनेगा, मरकरी। ओके, तो जिन मूवी में आयरन मैन लीड हीरो कॉप है। और जो हमारा थर्ड ट्रिक है Ag गोल्ड लाओ। Ag क्या होता है, सिल्वर, गोल्ड को क्या कहते हैं, Au, इसका संकेत Au है। तो हमें याद रखना है जो सबसे कम अभिक्रियाशील जो तत्व है वो है Ag और Au। Ag गोल्ड लाओ। ओके, अगला हमारा पॉइंट है धातुओं की प्राप्ति, यानी धातुओं को प्राप्त करने का जो प्रोसेस होता है उसका नाम होता है धात्विकी। इसको जानने से पहले हमें 3 वर्ड का मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे खनिज क्या होता है, अयस्क और गैंग क्या होता है। खनिज क्या होता है, पृथ्वी में जो प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। अयस्क क्या होता है, वे खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और उसको निकालना बहुत ही लाभकारी होता है, उसको अयस्क कहते हैं। और गैंग का मतलब है पृथ्वी से निकाले गए अयस्क में रेत, मिट्टी
आदि यानी और भी अशुद्धियाँ जो पाई जाती है उसको हम गैंग कहते हैं। अब हम समझेंगे कि धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है। धातुओं की प्राप्ति को करने का 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट है अयस्कों का समृद्धिकरण, सेकंड है धातुओं का निष्कर्षण और थर्ड है धातुओं का परिष्करण। इसका मतलब है फर्स्ट स्टेप में हम देखेंगे अयस्कों के साथ हमने अभी जाना था कि गैंग हमने जाना था कि कुछ अशुद्धियाँ मिलती है, जैसे रेत हो गया, मिट्टी हो गई, या कुछ भी हमें जो अशुद्धियाँ मिल रही है उसको छांटेंगे हम लोग। सबसे पहले उसको हटाएंगे। कैसे हटा सकते हैं? उसके लिए हम पानी से साफ़ कर सकते हैं, छान कर साफ कर सकते हैं, या रसायनों का या चुंबक का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं अयस्कों का समृद्धिकरण करना। फिर सेकंड जो स्टेप है वो है धातुओं का निष्कर्षण करना। इसका मतलब ये है कि जो भी हमें अयस्क मिला है, यानी हमने पहले तो गैंग छाट दिया, उसके बाद हमें क्या मिला? अयस्क मिला। तो फिर हम उसमें से क्या करेंगे? उसमें से धातु को हटाएंगे। अयस्क को हटाकर उसमें से धातु को निकालकर उसका निष्कर्षण करेंगे। उसके लिए हम रासायनिक अभिक्रिया का भी प्रयोग करेंगे। जो चरण 3 है उसमें हम क्या करेंगे? धातुओं का परिष्करण। इसमें जो भी अशुद्धियाँ हैं, अब हम धातु को शुद्ध करेंगे। पहले हम गैंग छाटेंगे, फिर उसके बाद अयस्क में से धातु को साफ करेंगे, फिर धातु में भी कुछ मिलावट जो रह गई है उसको अशुद्धि को दूर करके प्योर धातु में परिवर्तित कर देंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है संक्षारण। धातु अपने आसपास अम्ल, वायु एवं आर्द्रता आदि के संपर्क में आने पर संचारित होता है। जैसे कोई भी धातु हो, अगर उसके संपर्क में अम्ल, वायु और आर्द्रता होता है तो उससे क्या हो जाता है? वो खराब होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण संक्षारण हो जाता है धातुओं का। हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल, जैसे सिल्वर है। सिल्वर जब वायु से अभिक्रिया करता है तो वो जो सामान कोई भी होता है वो काला होना शुरू हो जाता है। जैसे हम लोग पायल पहनते हैं और शुरू में तो वो बहुत शाइनिंग करता है, लेकिन कुछ दिन बाद वो क्या होता है, उस पर काली सी परत चढ़ जाती है, क्योंकि वो वायु से अभिक्रिया कर लेता है। सेकेंड है कॉपर। कॉपर आर्द्र CO2 से अभिक्रिया करके हरे रंग का मतलब इस पर परत चढ़ा देता है कॉपर के ऊपर। थर्ड पॉइंट है लोहा। लोहा आर्द्र वायु से अभिक्रिया करके जंग का निर्माण करता है। फिर अब इससे कैसे बचा जाए इसके बारे में हम देखेंगे। लोहे को जंग से बचाने का उपाय जो है वो है पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर। इन तीनों क्रिया में क्या होता है, जो वायु से जो भी वस्तु है उसको हम संपर्क को ख़त्म कर देते हैं। जैसे हमने गेट वगैरह देखा होगा, विंडो वगैरह, तो वो लोहे का होता है, तो उस पर जब हम पेंट करते हैं तो वो वायु के संपर्क उससे ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण वो सुरक्षित हो जाता है, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलता है। फिर अब देखेंगे हम यशद लेपन। यशद लेपन क्या होता है? लोहा या इस्पात, इन दोनों पर क्या करते हैं? जिंक की परत चढ़ाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं यशद लेपन। इसके करने से भी वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक सुरक्षित रहता है। फिर हमारा है अनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर। मिश्र धातु, इसका मतलब ये है कि कोई भी धातु या फिर धातु या अधातु, इन दोनों का जो एक सामग्री मिश्रण तैयार होता है तो इससे भी वो धातु मजबूत हो जाता है और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलता है। फिर 6 पॉइंट हमारा है क्रोमियम लेपन द्वारा। क्रोमियम लेपन मतलब है कि किसी भी चीज़ पर इसका लेपन चढ़ा देना। क्रोमियम लेपन ये एक शाइनिंग कलर का लेपन होता है। जैसे कि आपने साइकिल देखा होगा, साइकिल के हैंडल पर यही लेपन चढ़ाया गया होता है, जिसके कारण वो बहुत लॉन्ग टाइम तक चमकता रहता है और सुरक्षित रहता है, उस पर जंग नहीं चढ़ता है। ओके, लास्ट हमारा टॉपिक है मिश्र धातु। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु या अधातु का सामग्री मिश्रण है। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसी धातु जो या धातु से मिलकर बना हो या फिर धातु या अधातु से मिलकर बना हो, ऐसे मिश्रण को हम कहते हैं मिश्र धातु। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, लोहा है, अगर लोहा के ऊपर हम कार्बन 0.05% चढ़ाते हैं तो ये क्या होता है? कठोर बन जाता है और इस पे जंग लगने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, ख़त्म तो नहीं कहेंगे, और ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। फिर है इस्पात। इस्पात मतलब जो ये हमारे बर्तन वगैरह हो गए, तो वो उसका निर्माण होता है लोहा प्लस निकेल और क्रोमियम से। ठीक है। फिर हमारा है पीतल।
पीतल का निर्माण होता है कॉपर प्लस जिंक से, जिसको हम जस्ता भी कहते हैं। लास्ट हमारा यहाँ पर है कांसा, इसका निर्माण होता है कॉपर प्लस टीन से। यानी जब हम दो धातुओं और अधातुओं का यूज़ करके जब एक सामग्री मिश्रण तैयार करते हैं तो मिश्र धातु का निर्माण होता है और ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।